क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पे कहा जा रहा है कि अ मूवी लास्ट फॉर 1 hour 48 minutes and finishes at 10:15 p.m. Find the time it starts. ठीक है, हमें ये बताना है कि वो किस वक्त शुरू हुई थी। अब एक तरीका तो ये है कि आप इसको ना ऐसे ही कर लें। मिसाल के तौर पर अगर 10:15 पे ख़त्म हुई है मूवी, तो हम 1 hour 48 minutes पीछे चले जाएं। तो 10:15 से 1 hour बैक क्या टाइम हो रहा होगा? 9:15। 9:15 से 45 मिनट्स और पहले चले जाएं तो 8:30। 8:30 में मज़ीद आप 3 मिनट और पीछे चले जाएं तो आपके पास यहाँ पर 8:27 का टाइम आ जाएगा और पीएम में ही हम रहेंगे। सही है, ये तो है। आप ओरली इसको कर लें या बगैर किसी वर्किंग के कर लें। दूसरा तरीका ये है कि आप देखें कि मूवी का एंडिंग या स्टॉपिंग टाइम क्या है। वो ख़त्म हुई 10:15 पर, ठीक है, 10:15 PM पर। अच्छा, इंटरवल कितना था उसका, कितनी देर तक वो चल रही थी? तो वो था आवर्स में। ये आवर्स हैं और ये मिनट्स है ना। तो आवर्स में वो थी 1 और मिनट्स में 48। अच्छा, अब हम इसे यूं डायरेक्ट भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और हम ये भी कर सकते हैं कि हम इसको 24 आवर्स फॉर्मेट में कन्वर्ट करें और फिर सब्ट्रैक्ट करें और फिर उसके बाद दोबारा से उसको AM PM में कन्वर्ट कर लें। सही है, तो फर्ज करें अभी अगर मैं इसको डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो 15 में से 48 तो सब्ट्रैक्ट हो नहीं सकता। स्मॉलर नंबर में से लार्जर नंबर नहीं सब्ट्रैक्ट होगा। तो हमें आवर्स में से 1 बोरो करना पड़ेगा। आवर्स को हमने कट किया, 9 बनाया और 1 आवर हमने बोरो किया। 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट्स होते हैं। तो मिनट्स के लिहाज से हम देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पर 60 मिनट्स बोरो हो रहे हैं। तो अब जो मिनट्स हैं वो 15 नहीं रहेंगे, वो कितने हो जाएंगे? 75। बिल्कुल, वो 75 मिनट्स बन जाएंगे। 75 में से अब आप सब्ट्रैक्शन कर दें तो 15 - 8 is 7, 6 - 4 is 2, कॉलन 9 - 1 is 8 और यहाँ पर PM अपनी जगह रहेगा। तो इस तरह आपका फाइनल आंसर 8:27 PM आ जाएगा। सही है, क्लियर है? इसमें कोई कंफ्यूजन, कोई और मसला तो नहीं है? आप देखें, अभी हमने जो चीज़ देखी थी ना, वो ये था कि 10:15 जो था वो स्टार्टिंग टाइम था, एंडिंग टाइम ऑफ द मूवी था, और जो इंटरवल था वो था 1 आवर 48 मिनट्स था। अगर हम ये चाहें कि इस टाइम को कन्वर्ट करें 24 आवर्स फॉर्मेट में, तो क्या करना पड़ेगा हमें? आपको पता है ना, 2 तरह के फॉर्मेट्स यूज होते हैं टाइम में। एक होता है 12 आवर्स फॉर्मेट और दूसरा होता है 24 आवर्स फॉर्मेट। 12 आवर्स में ये होता है कि 00 से लेकर 12 नून तक हम AM का पोर्शन लेते हैं टाइम का, और फिर 12 बजे से लेकर रात 12:59 तक, ठीक है, सॉरी 12 नहीं, 11:59 तक हम जो है ना वो PM का फॉर्मेट ले रहे होते हैं। सही है ना? ऐसे ही होता है ना? अच्छा, अब हम ये करना चाह रहे हैं यहाँ पर कि
ये जो 10:15 PM है ये अभी 12 आवर्स फॉर्मेट में है, हम इसको कन्वर्ट करना चाह रहे हैं 24 आवर्स फॉर्मेट में। अब बताएं ये कैसे होगा। ये कन्वर्जन किस तरह होती है अगर हम इसको 24 आवर्स फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाहें। सर हमारा आप सिंपली 12 ऐड कर दें। बिल्कुल, अगर वो AM का है ना टाइम, तो उसमें आपको कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन अगर वो टाइम PM पर जा चुका है तो इसका मतलब है वो 12 क्रॉस कर चुका है। तो अब आप उसके आवर्स वाली साइड पर ये करेंगे कि आप 12 को ऐड कर देंगे, ठीक है। आवर्स वाली साइड पर आप 12 ऐड करेंगे, तो 12 ऐड होने के बाद ये बनेगा 22, 15, और ये जो है ना ये आवर्स का फॉर्मेट है, तो इसको हम यूं भी कह सकते हैं 2215 आवर्स। सही है। तो इंटरवल निकालने के लिए हम ये भी कर सकते हैं कि हम जो है ना इस तरह से पहले टाइम को 24 आवर्स फॉर्मेट में कन्वर्ट करें और उसमें से इंटरवल को सब्ट्रैक्ट कर दें। ये मिनट्स हैं और ये आवर्स हैं, बाकी सब्ट्रैक्शन उसी तरह से होगी। मिसाल के तौर पर हमें 1 आवर बोरो करना पड़ेगा, तो 15 + 60 से ये बन जाएगा 75। 75 में से 48 सब्ट्रैक्ट होगा तो 27 बचेगा। अब 21 में से जब 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 20 बचेगा। अब ये आपके पास है 24 आवर्स फॉर्मेट का टाइम। अगर हम इसको PM में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो आप देखें जब नंबर 12 से ग्रेटर होगा ना, तो इसका मतलब है कि ये PM का टाइम है। और जिस तरह हमने पहले 12 ऐड किया था, अब 20 में से 12 सब्ट्रैक्ट कर लें तो आपके पास 8:27 PM का टाइम बचेगा, जो कि यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं। यानी ये भी एक मेथड हो सकता है जो बाज़ क्वेश्चंस में शायद हमारे लिए यूज़फुल हो। चलें, तो इस तरह से आपके पास 8:27 PM का आंसर आ गया। अब कह रहे हैं द साइज ऑफ अ टेलीविजन स्क्रीन इज गिवन एज 95 सेंटीमीटर, करेक्ट टू द नियरेस्ट 5 सेंटीमीटर, राइट डाउन द अपर बाउंड ऑफ द साइज ऑफ द टेलीविजन स्क्रीन। तो नियरेस्ट 5 सेंटीमीटर है, हम 5 सेंटीमीटर को 2 से डिवाइड करेंगे, ये बनेगा 2.5 सेंटीमीटर्स। और 95 की रीडिंग में अपर बाउंड बनाने के लिए हम 2.5 को सिंपली ऐड कर देंगे, तो ये बन जाएगा 97.5 सेंटीमीटर्स। The diagram shows a circle, its center and two chords of equal length. इसमें आपको एक सर्कल नजर आ रहा है, उसका सेंटर नजर आ रहा है और दो कॉर्ड्स नजर आ रहे हैं, और ये इक्वल कॉर्ड्स हैं। इक्वल कॉर्ड्स होने की वजह से अब जो प्रॉपर्टी है ना वो आपके सामने होगी। द डायग्राम हैज वन लाइन ऑफ सिमेट्री, और इस डायग्राम की हम एक लाइन बना सकते हैं, वन लाइन ऑफ सिमेट्री। ड्रॉ दिस लाइन ऑफ सिमेट्री। अब आपको एक लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करनी है कि वो कैसे होगी। जी, कैसे ड्रॉ होनी चाहिए। सर कंपास से पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे एक कॉर्नर पे रख के। सेंटर में होगी, जिस तरह ये दोनों कॉर्ड्स की डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में सेंटर में, यानी इन कॉर्ड्स के बीच में से ही हो जाएगी। जी। तो वो उसको दो सिमिलर फिगर्स में चेंज कर देगी। सही है, ये इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री होनी चाहिए। तो अब अगर हम इसको कंस्ट्रक्ट करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे। देखें, आप कंपास ना यहाँ रखेंगे और एक आर्क लगाएंगे, और यहाँ रखकर उसी सेम साइज की कंपास से यहाँ भी आर्क लगाएंगे। इसी तरह से इन दो का मिड भी ना हम इसी तरह कंपास से फाइंड करेंगे।
तो इन दो को फिर जब हम मिलाएंगे तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री जो है ना वो सेंटर से पास होती हुई बन जाएगी। ठीक है। अच्छा, पार्ट बी में कोई प्रॉब्लम? इन द नहीं डायग्राम। सर। अच्छा चलो ठीक है, ये हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 8 में कोई इशू? नहीं सर। 9 मेरे ख्याल में लिखा हुआ था। अब मैप हैज अ स्केल ऑफ 5 सेंटीमीटर टू 2 किलोमीटर्स। ये मैप है, उसका स्केल है कि 2 किलोमीटर्स को मैप के ऊपर 5 सेंटीमीटर से शो किया जाएगा। द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन द टू मैप्स इज 14 kilometers. Calculate the distance in centimeters on the map between the two maps. अच्छा, अब सबसे पहले तो हमने स्केल लिख लिया और फिर हमने ये किया कि 2 से दोनों साइड्स पर डिवाइड कर दिया और फिर हमने 14 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया। सो 14 इंटू 5/2 सेंटीमीटर्स इज 14 किलोमीटर्स। तो आपके पास 7 5 35 सेंटीमीटर्स लेंथ आ जाएगी ऑन द मैप। अच्छा, सेकंड पार्ट में कह रहे हैं कि ऑन द मैप द सरफेस एरिया ऑफ अ लेक इज 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैलकुलेट द सरफेस एरिया इन किलोमीटर स्क्वायर ऑफ द एक्चुअल लेक। अच्छा, अब देखें स्केल से ही दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा। स्केल ये था कि 5 सेंटीमीटर 2 किलोमीटर्स को शो कर रहा है। अगर हम ये करें कि दोनों साइड्स पर स्क्वायरिंग करें ताकि हम एरिया की फॉर्म में इनको कन्वर्ट कर सकें, तो इसका मतलब होगा कि 25 सेंटीमीटर स्क्वायर 4 किलोमीटर स्क्वायर को शो करेगा। और अगर आपका एरिया लेक का 50 है तो आप सिंपली दोनों साइड्स पर 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो आपके पास 8 किलोमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। 50 सेंटीमीटर स्क्वायर 8 किलोमीटर स्क्वायर से, यानी 8 किलोमीटर एक्चुअल होगा स्क्वायर और वो 50 से शो होगा। अच्छा जी, पार्ट सी में कह रहे हैं कि राइट द स्केल इन द फॉर्म 1:n। जी पूछें। सर इसमें हम 2 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं? क्योंकि देखें, हमें जो किलोमीटर्स में गिवन सेंटीमीटर की वैल्यूज है ना स्क्वायर की, वो कितनी है? 50 तो 50 बनाने के लिए 25 को 50 में कैसे कन्वर्ट करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 2। तो बस दूसरी साइड पे भी 2 से कर दिया। अच्छा, अब देखें 5 सेंटीमीटर्स इज टू 2 किलोमीटर्स, इसको हमें 1:n की फॉर्म में लाना है। 1:n की फॉर्म में लाने के लिए पहला काम आप अपने पास नोट कर लें कि आपकी जो है ना दोनों साइड्स पे यूनिट सेम होनी चाहिए। रेशो के दोनों पोर्शंस में यूनिट सेम होनी चाहिए। तो अगर एक तरफ 5 सेंटीमीटर है तो दूसरी साइड पे भी आपके पास सेंटीमीटर्स का नंबर आना चाहिए। 2 को अगर हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 2000। बहुत अच्छा जवाब दिया। शुक्रिया। ये मीटर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर हम मीटर्स के आंसर को फर्दर 100 से मल्टीप्लाई करें तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 1 लाख में। सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि 5 सेंटीमीटर इज टू 200,000 सेंटीमीटर्स। अब दोनों की यूनिट सेम हो गई ना, तो अब हम सिंपली इनको नंबर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं विदाउट यूनिट्स। और 1 बनाने के लिए आप इसको दायरे 5 से डिवाइड करेंगे तो इसको भी 5 से करेंगे, तो 5 4 are 20 और उसके साथ 4 zeros एज इट इज आएंगे। तो 1:40,000 ये कन्वर्जन है 1:n की फॉर्म में, अगर हमें इस स्केल को कन्वर्ट करना है। ठीक है,
और इस सारे काम के लिए आपको ये चीज़ याद करनी पड़ेगी, याद रखनी पड़ेगी। सही है? ओके। क्वेश्चन नंबर 10 में किसी को प्रॉब्लम? क्वेश्चन नंबर नहीं सर। 11। नहीं सर। सर 11B में 11B में। अच्छा, सबसे पहले ये कि एक्सप्रेस दिस इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए हमें ये करना पड़ता है कि हमें इस तरह लिखना पड़ता है कि a इंटू 10⁻n, जिसमें ये जो a होना चाहिए ये 10 से लेस होना चाहिए, ठीक है, और 1 या 1 से बड़ा होना चाहिए, और बाकी फिर 10 की कुछ पावर होनी चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकती है, लेकिन बस वो इंटीजर होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम 4500 में अगर देखें कि डेसिमल कहाँ है, तो वो यहाँ पर है इस वक्त। इसको हम मूव करना चाहेंगे फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद, यानी हम इसको 1 2 3 डिजिट्स मूव करना चाहेंगे टू द लेफ्ट। तो ये बन जाएगा 4.5 और आगे 2 जीरोज हैं, उनको मैं मेंशन नहीं कर रहा। अच्छा, जब हमने मूव कर दिया तो हमें इस मूवमेंट की वजह से 10 की कुछ पावर लिखनी पड़ेगी। अच्छा, अब ये बताएं कि ये पावर नंबर के लिहाज से तो 3 होगी क्योंकि हमने 3 डिजिट मूव किए हैं। अब ये पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी? पॉजिटिव पॉजिटिव होगी। जब डेसिमल लेफ्ट पर मूव होता है तो आपके 10 की पावर पॉजिटिव आती है, और जब डेसिमल लेफ्ट राइट पर मूव करते हैं तो आपके 10 की पावर नेगेटिव आ रही होती है, तो ये पॉजिटिव होगी। उसके साथ 1000 पे स्क्वायर लगा हुआ है। अच्छा, इस स्क्वायर को मैं एज इट इज रखता हूँ। 1000 को अगर मैं 10 की पावर की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो वो 10⁻³ हो जाएगा। तो नेक्स्ट उसके बाद ये है कि 4.5 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻6, और दोनों पावर्स को अब आप कंबाइन कर लें, बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई हो रही हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो आपके पास फाइनल आंसर बनेगा 4.5 इंटू 10⁻9। पार्ट बी में कह रहे हैं कि गिविंग योर आंसर इन स्टैंडर्ड फॉर्म इवेलुएट दिस। अच्छा, अब इसमें क्या है? सबसे पहले 2.4 इंटू 10⁻⁻8, डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है 4 इंटू 10⁻⁻3। अगर मैं सॉल्यूशन करते हुए सबसे पहले इस 2.4 के डेसिमल को कट करूं तो 1 आएगा और 0 आएगा, ठीक है। अब वो 24 हो गया, 4 1 ज़ा 4, 4 6 ज़ा 24। तो अब आपके पास बच रहा है एक नंबर 6, उसके साथ लिखा हुआ है 10⁻⁻8। अच्छा, उसके साथ अगर मैं 10⁻⁻3 को न्यूमरेटर में मूव करूं तो पावर की साइन चेंज हो जाएगी, और इसके साथ जो एक और 10 लिखा है उसको भी मूव करूं तो पावर की साइन भी चेंज हो जाएगी। तो आपके पास -8 +3 -1, 10⁻⁻6, 6 इंटू 10⁻⁻6, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म का आंसर है। अच्छा, 13 में मैं अब इसको पूरा सॉल्व करता हूँ। 13 का पार्ट ए है, उसमें जो प्रॉपर्टी अप्लाई होगी वो ये वाली है कि जब आपके पास दो फैक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हों और उनकी पावर सेम हो तो आप उस पावर को इंडिविजुअली हर फैक्टर पर अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर जो 0 है वो 2 पर भी अप्लाई होगा और x² पर भी अप्लाई होगा। फिर अगली प्रॉपर्टी ये है कि जब भी किसी नंबर की पावर 0 हो जाए तो आंसर 1 आ जाता है, तो 2⁻0 1 देगा और x²⁻0 वो भी 1 दे देगा, तो 1 इंटू 1 से आपके पास फाइनल आंसर 1 आ जाएगा। इसके बाद यही प्रॉपर्टी अब आपको यहाँ भी अप्लाई होती हुई नजर आएगी कि फर्स्ट फैक्टर पे भी स्क्वायर अप्लाई होगा, सेकंड फैक्टर पे भी स्क्वायर अप्लाई होगा, ये बनेगा 9
इंटू, अब एक प्रॉपर्टी ये भी है कि अगर किसी बेस पे 2 पावर्स हों तो वो दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। इसी तरह से x में 3 और 2 आपस में मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर फाइनल आंसर 9x⁻6 बनेगा। ये फाइनल आंसर है। अच्छा, एक प्रॉपर्टी ये भी है कि अगर 2 बेसिस डिवीजन की फॉर्म में लिखी हुई हैं लेकिन उनकी पावर सेम है, तो आप क्या करते हैं, उस पावर को इंडिविजुअली न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों पे अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर ये होगा कि 8 पर भी -1/3 अप्लाई होगा, x³ पर भी -1/3 अप्लाई होगा। ओके, उसके बाद 8 जो है उसको हम 2³ लिख सकते हैं raised to -3, और इसी तरह x³ raised to -1/3। पावर पर जो दूसरी पावर है, तो ये दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, यहाँ भी 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो 2⁻⁻1 बचेगा और x⁻⁻1 बचेगा। x को हम मूव करेंगे न्यूमरेटर में, तो x⁻1, 2 को हम मूव करेंगे डिनोमिनेटर में, तो आपके पास दोनों का इस तरह मूव करके ये फाइनल आंसर x/2 बन जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, टेम्परेचर्स हैं 14 में इन डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ 120 पीपल वर मेजर्ड। द रिजल्ट्स आर समराइज्ड इन द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डायग्राम। ठीक है, तो आपके पास 36 से टेम्परेचर शुरू हुआ, 37.6 मैक्सिमम वैल्यू है और फ्रीक्वेंसी के लिहाज से कर्व बना दिया। अब कह रहे हैं कि यूज द डायग्राम टू फाइंड एन एस्टिमेट ऑफ द 20th परसेंटाइल। इस डायग्राम को आपको यूज करना है और 20th परसेंटाइल आपको कैलकुलेट करना है। सही है? अच्छा, 20th परसेंटाइल का मतलब क्या होगा कि आपको 20% ऑफ द फ्रीक्वेंसी पर जो वैल्यू है ना वो असल में फाइंड करनी है। सही है? तो वो अभी हम वर्कआउट करते हैं कि वो कैसे होगी। देखें, हमें फाइंड करना है 20% ऑफ टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है 120, तो 120 का 20% हमें फाइंड करना है। कैसे मिलेगा? 20 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 120, तो आपके पास आ जाएगा 21 ज़ा 25 ज़ा और 5 से ये कैंसिल कर दें 2 और 4, तो 24 पर आपको वैल्यू निकालनी है टेम्परेचर की, वो आपका 20th परसेंटाइल होगा। ठीक है, अब आप आ जाएं 24 पर, तो 24, 28 नहीं, ये 22, 24, 26, 28, 30। अच्छा, अब आपको ना यहाँ से वैल्यू कंसिडर करनी, ये 24 का पॉइंट है, तो अच्छा, तो शायद पिक्चर तो चली गई है शायद, खैर अब यहीं से कर लेते हैं। तो आपने 24 पर आकर जो है ना इसको कर्व को मैच किया यहाँ पर, और कर्व को आप नीचे लेकर आ गए, एक्स एक्सिस से मैच किया, तो 20th परसेंटाइल की वैल्यू क्या आ गई 36.6। ठीक है, ये आपके फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया, यानी यहाँ पे आंसर है 36.6 डिग्री सेंटीग्रेड आगे लिखा हुआ है। अच्छा, अब ये कह रहे हैं द नंबर ऑफ पीपल विद अ टेम्परेचर बिटवीन 36.8 एंड 37। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि 36.8 पे नंबर ऑफ पीपल कितने आ रहे हैं। तो ये पॉइंट है जो 36.8 के अगेंस्ट में आएगा। इसको अगर हम नंबर ऑफ पीपल के लिए मैच करेंगे तो कितने लोग आ रहे हैं यहाँ पर, ये हो गए 64। अच्छा, दूसरी वैल्यू है 37 की, 37 यहाँ आकर मैच हो रही है, तो 37 के अगेंस्ट में आपके पास जो नंबर बन रहा है वो 100 है मेरे ख्याल में।
तो नंबर ऑफ पीपल बिटवीन दीज टू टेम्परेचर्स, उसके लिए मैं क्या करूँगा कि 100 तादाद थी 37 पे, 64 थी 36.8 पे, तो इन बिटवीन यहाँ पर 36 लोग फॉल कर रहे हैं, 36 लोगों का टेम्परेचर इस रेंज के अंदर अंदर है। ठीक है, क्लियर है, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहे हैं द टाइम टेकन बाय ईच मेंबर ऑफ अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम वाज रिकॉर्डेड, सम ऑफ द रिजल्ट्स आर समराइज्ड इन द टेबल एंड इलस्ट्रेटेड इन द हिस्टोग्राम। 1 से 2 तक मिनट्स लगे 6 लोगों को, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 6 और 6 से 8। तो हिस्टोग्राम बनाने के लिए आपके पास दो तरीके हो सकते हैं या दो सिचुएशंस हो सकती हैं। एक सिचुएशन ये होती है कि जिसमें आपके पास क्या होता है, नंबर 1 कि आपके पास क्लास इंटरवल्स आर ऑफ सेम विड्थ। ठीक है, जैसे 1 से 2 में 1 का डिफरेंस है, 2 से 3 में भी 1 का डिफरेंस है, 3 से 4 में भी 1 का डिफरेंस है, 4 से 6 में 1 का नहीं है। ये कितना हो गया, यहाँ पर 2 का डिफरेंस आ गया, फिर 6 से 8 में भी 2 का डिफरेंस आ गया। तो ये वाला केस नहीं है, सही। लेकिन अगर सारे क्लास इंटरवल सेम हो तो आप क्या करते हैं, आप सिंपली फ्रीक्वेंसी वर्सेस क्लास का ग्राफ बना देते हैं। हर क्लास के लिहाज से इक्वल आपके रेक्टेंगल्स बन जाते हैं विड्थ वाइज, और उनकी जो हाइट होती है वो फ्रीक्वेंसी के लिहाज से बन जाती है। अगर इस तरह का क्वेश्चन आए तो सिंपली आपको फ्रीक्वेंसी और क्लासेस को लेके हिस्टोग्राम बनाना होता है। सेकंड केस ये हो सकता है कि आपके पास क्लास इंटरवल्स आर डिफरेंट। ठीक है, तो इस केस में आपको ये करना होता है कि आप डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी वर्सेस क्लास का ग्राफ नहीं बनाते। आप क्या करते हैं, आप फ्रीक्वेंसी डेंसिटी वर्सेस क्लासेस का ग्राफ बनाते हैं। तो रेक्टेंगल्स की विड्थ भी डिफरेंट होती है और ज़ाहिर है फ्रीक्वेंसी डेंसिटी के लिहाज से फिर उनकी हाइट भी डिफरेंट होगी। अब सवाल ये कि फ्रीक्वेंसी डेंसिटी क्या होती है, तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का फॉर्मूला आप नोट कर लें। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी हमें मिलती है जब हम फ्रीक्वेंसी को डिवाइड करते हैं बाय क्लास विड्थ। फ्रीक्वेंसी को क्लास विड्थ से डिवाइड करें तो आपको फ्रीक्वेंसी डेंसिटी मिल जाती है। सही। अब मैं ये करता हूँ कि चूंकि हमें नज़र आ रहा है कि यहाँ पे सारी क्लासेस डिफरेंट हैं, तो मैं सबकी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी लिख देता हूँ। 6 डिवाइडेड बाय क्लास विड्थ 1 बनेगी, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी 1। 10 डिवाइडेड बाय 1 10, 12 डिवाइडेड बाय 1 12। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर हमें फ्रीक्वेंसी मेंशन नहीं है, तो अभी हम फिलहाल इसको हम ग्राफ से देख लेंगे। अच्छा, अब देखें यहाँ पर 4 डिवाइडेड बाय 2 होगा, फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय क्लास विड्थ, तो आपकी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी 2 बनेगी। 4 से 6 वाली क्लास के लिए फ्रीक्वेंसी डेंसिटी की वैल्यू क्या गिवन है सर 8। 8 गिवन है। तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी की जगह हम 8 लिख लेते हैं। क्लास विड्थ हमें नज़र आ रही है कि यहाँ पर 2 है और फ्रीक्वेंसी हमें इसकी फाइंड करनी है, तो फ्रीक्वेंसी हमें यहाँ से इसकी 16 मिल जाएगी। तो इस तरह हमने p की वैल्यू यहाँ पर 16 फाइंड कर ली, और फ्रीक्वेंसी डेंसिटी हम ग्राफ से देख सकते हैं, हिस्टोग्राम से, कि वो 8 है। नेक्स्ट हमें ये करना है कि सबसे पहले यूज़ द हिस्टोग्राम टू फाइंड द वैल्यू ऑफ p, वो हमने फाइंड कर ली 16 है। उसके बाद इस हिस्टोग्राम को हमें कंप्लीट भी करना है। तो 1 से 2 तक हमें इस तरह रेक्टेंगल ड्रॉ करना है कि वो 6 फ्रीक्वेंसी डेंसिटी तक आ जाए। इसके बाद 2 से 3 में 10 वाला हुआ है, 3 से 4 में 12 के लिए हुआ है, 4 से 6 में 8 के लिए हुआ है,
अब 6 से 8 में हमें 2 के लिए ड्रॉ करना है, तो 6 से 8 तक इस तरह से हमने ड्रॉ कर दिया। अब ये हिस्टोग्राम कंप्लीट हो गया। इसको फिर आप जब पेंसिल से ड्रॉ करेंगे तो थोड़ी थोड़ी सी इसमें शेडिंग कर देंगे ताकि वो गिवन हिस्टोग्राम से मैच कर जाए। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहे हैं कि आपके पास एक ट्राइंगल गिवन है, उस ट्राइंगल के अंदर कुछ लाइंस बनी हुई हैं ए पी सी आर और बी क्यू। तो कह रहे हैं कि इन द डायग्राम ए पी बी क्यू एंड सी आर बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। तो बाइसेक्टर का मतलब फिर यही हुआ कि हाफ एंगल इन्होंने शो किया हुआ है, बाकी हाफ भी हमें पता चल जाएगा। द बाइसेक्टर्स इंटरसेक्ट एट ओ, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन गिवन है। ओ बी पी 31 है, ओ सी क्यू आपके पास 22 है और ओ ए क्यू आपके पास 37 है। कैलकुलेट पी ओ सी, आपको ये बताना है कि पी ओ सी का एंगल कितना बनेगा। वो एंगल अगर मैं यहाँ मेंशन कर दूं तो वो पी ओ सी ये एंगल होगा जो हमें फाइंड करना है। ओके, तो इस पी ओ सी को फाइंड करने के लिए हमें ये पता है कि ये वाला एंगल कितना होगा, - 22 होगा। और सर मैं जरूरी है कि बाइसेक्ट हमेशा एंगल के सेंटर में से हो? हाँ, फजल भाई बाइसेक्ट का मतलब होता है, बाय का मतलब होता है 2, सेक्ट का मतलब होता है पार्ट्स, और ये पार्ट्स हमेशा इक्वल होते हैं। बाइसेक्ट का वर्ड ही उस वक्त यूज होता है। ठीक सर। कोई चीज बाइसेक्ट कर रही है तो दो पार्ट्स में बट रही है। 2 इक्वल पार्ट्स, जी सर। अगर 2 इक्वल पार्ट्स हैं तो वो बाइसेक्ट है, वरना बाइसेक्ट का वर्ड नहीं यूज होगा। ठीक है सर। और ये सिर्फ मैथ्स की टर्म है ना? नहीं, नॉर्मली भी बाइसेक्शन का मतलब यही होता है कि इक्वल पार्ट्स में ब्रेक हो रही होगी। शुक्रिया सर। जैसे बाय मंथली होता है ना, तो उसके दोनों मतलब होते हैं, 15 डेज भी होता है और एवरी 2 मंथ्स भी होता है। तो अगर हम 15 डेज वाला मतलब ले रहे हैं तो हम मंथ को 2 पार्ट्स में, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। खैर, हाँ, बाय वीकली भी ऐसे यूज होता है। चलें, तो अब आपको पी ओ सी फाइंड करना है। आपके पास एक एंगल 22 का गिवन है, तो जी हम यहाँ पर ये कर सकते हैं कि सर ट्राइंगल बी ओ सी को कंसिडर कर लेते हैं, और उससे हमें वो पूरा एंगल पता चल जाएगा। तो ये हो जाएगा। हाँ जी समीना, आप कुछ बोल रहे थे? सर मैं कह रहा था अगर हम ये ऊपर जो है पी सी और ए वाला ले लें, उससे हमें पी पता चल जाएगा और फिर हम पी ओ सी से डायरेक्ट ओ निकाल लेंगे। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, सही सही, ये ज़्यादा सही है। तो हम ये करते हैं कि हम ट्राइंगल कंसिडर कर लेते हैं पी सी ए, और इसमें से हम एंगल पी निकाल लेते हैं, और एंगल पी आएगा 180 डिग्री -44 +37 से। तो आपके पास 77 सब्ट्रैक्ट होगा, तो आपके पास 103 का एंगल यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, और अब जो एंगल हमें निकालना है पी ओ सी, वो इक्वल होगा 180 डिग्री -103 +22 के, तो 125 बन जाएगा।
तो फाइनल आंसर आपके पास 55 आता है। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि इन द डायग्राम शेड द रीजन कंटेनिंग द पॉइंट्स व्हिच आर नियरर टू ए बी देन टू ए सी। जी, ए बी से करीब तर हो और ए सी से दूर हो। तो इसमें हम जो शेडिंग करेंगे वो यहाँ पर करेंगे, ये वाला रीजन। तो शेडिंग ही हो रहा है, सही नजर ही नहीं आ रहा जी। ये वाला रीजन होगा जो कि ए बी से ज़्यादा करीब होगा और ए सी से निस्बतन दूर होगा। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर होगा ना, तो वो इस रीजन को दो पार्ट्स में डिवाइड करेगा और जो पोर्शन एंगल बाइसेक्टर के लेफ्ट पर है वो ए बी से ज़्यादा करीब है और ए सी से ज़्यादा दूर हो जाएगा। अच्छा, नियरर टू सी ए देन सी बी। अच्छा, ये दोनों एक साथ करने हैं। ओके, नियरर टू सी ए देन सी बी। ठीक है, ए तो आर ओ वाले रीजन होते हैं। हाँ, इसको ना मैं ये करता हूँ, एक और करता हूँ। अब जो ये दोनों जहाँ ओवरलैप कर रहे होंगे ना, वो हमारा आंसर होगा। ये रीजन है नियरर टू सी ए देन टू सी बी। तो असल जो हमारा ओवरलैप होना चाहिए वो ये वाला रीजन है, वो दोनों का ओवरलैपिंग, ये रीजन है जो कि रिक्वायर्ड है सब। ठीक है, बाकी शेडिंग हम हटा सकते हैं। Okay. जी, क्वेश्चन नंबर 17 में कोई इशू? जी नहीं सर। क्वेश्चन नंबर 18। सी से। ठीक है, द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल आर, तीन वर्टिसेस आपको दिए हुए, शो दैट ए बी इज इक्वल टू बी सी। अच्छा, अब देखें, हमें इसको करने से पहले दो तरीके हो सकते हैं। एक तो ये हो सकता है कि हम ए सी का मिड पॉइंट बी को प्रूव करते हैं। ठीक है, पहले मैंने बताया कि मिड पॉइंट ऑफ ए एंड सी इज बी। अगर हम ये प्रूव कर दें तो फिर इसका मतलब होगा कि जितना डिस्टेंस ए से बी तक है उतना ही डिस्टेंस बी से सी तक है। दूसरा ये हो सकता है, और पहला वाला ज़्यादा आसान और शॉर्ट होगा, दूसरा ये हो सकता है कि आप डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करें। आप ए से बी तक का डिस्टेंस निकालें और डिस्टेंस फार्मूला आपको याद होगा, वो इस तरह होता है जैसे पी क्यू इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। इसमें जो पॉइंट पहले लिखा होता है उसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 होते हैं और जो पॉइंट बाद में लिखा होता है उसके कोऑर्डिनेट्स x2 y2 होते हैं। ठीक है, और मिड पॉइंट का जो फॉर्मूला होता है वो किस तरह आता है कि आप x कोऑर्डिनेट्स का एवरेज कर लेते हैं और आप y कोऑर्डिनेट्स का भी एवरेज कर लेते हैं, तो आपके पास मिड पॉइंट आ जाता है। तो मैं एक काम करता हूँ कि मैं मिड पॉइंट ऑफ ए एंड सी निकालता हूँ। तो मिड पॉइंट ऑफ ए एंड सी के लिए हमने x और y दोनों का एवरेज करना है। a का x है 7 और c का x है -1/2। ओके, उसके बाद है 0 प्लस -4/2। तो ये बन रहा है 6/2 -4/2। तो आपके पास आंसर आ रहा है 3 - 2 और ये b नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये वाला क्वेश्चन इस मेथड से नहीं हो सकेगा। तो अब आपको यूज करना है डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूले से हो जाएगा। यानी देखें, ये होता है कि जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ है पॉइंट ए, ये पॉइंट सी है और दरमियान में कहीं पॉइंट बी है।
तो ये मिड पॉइंट से भी हो जाएगा, डिस्टेंस फॉर्मूले से भी हो जाएगा। लेकिन अगर बी कहीं ऊपर या नीचे हुआ तो वो फिर डिस्टेंस फॉर्मूले से तो प्रूव हो जाएगा, लेकिन मिड पॉइंट के फॉर्मूले से नहीं प्रूव हो सकेगा। तो ये सिचुएशन कुछ इसी तरह की है कि वो लाइन जो ए और सी को कनेक्ट कर रही है, बी उसके ऊपर नहीं है, उस पे नहीं लाया करता, कहीं ऊपर या नीचे है। तो अच्छा, वैसे अगर मैं इसका एक रफ सा स्केच बनाऊं ना, तो इस तरह से है कि ए का जो पॉइंट है वो है 7 0 पर, तो यहाँ कहीं होगा वाई एक्सिस पर, यहाँ पर ए है 7 0। अच्छा, सी का जो पॉइंट है वो है -1 -4 पर, तो वो यहाँ कहीं होगा, सी -1 -4। ये वो लाइन है जो कि कनेक्ट कर रही है ए और सी को। डी जो है वो यहाँ कहीं लाया कर रहा है, इस जगह पर -1 और 6 पर, ठीक है। तो इनके बीच में कहीं लाया कर रहा है इस तरह से। खैर, बल्कि ये शायद इस तरफ होगा, लाइन के राइट साइड पर होगा। चले खैर, अभी हम फाइंड करते हैं डिस्टेंस बिटवीन ए बी और डिस्टेंस बिटवीन बी सी, इन दोनों को फाइंड कर लेते हैं। तो ए बी में बी के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x2 y2 और ए के कोऑर्डिनेट्स होंगे x1 y1। तो मैं पहले ये करता हूँ कि ब्लैंक ब्रैकेट्स बना देता हूँ, फिर इसमें कोऑर्डिनेट्स पुट कर देता हूँ। अच्छा, अब देखें, x2 -1 y2 6 -x1 7 और -x2 0। BC x2 -1 और y2 -4। C के कोऑर्डिनेट्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो अभी फ़िलहाल मैं -1 लिख देता हूँ, और उसके बाद यहाँ पर माइनस के बाद 6 आ गया, तो ये बन गया -8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, यहाँ बन गया माइनस प्लस 1 दोनों ज़ीरो हो गए, तो 0 का स्क्वायर प्लस -10 का स्क्वायर, यहाँ आ गया 64 प्लस 36, यहाँ आ गया 100। तो ये भी स्क्वायर रूट ऑफ 100 बन गया, वो भी स्क्वायर रूट ऑफ 100 है, ये भी 10 देगा, ये भी 10 देगा। तो हम कह देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई राइट हैंड साइड के। इस तरह से हमने वो प्रूफ कर दिया जो कि प्रूफ मांगा जा रहा था। ओके, अब ये कह रहे हैं कि फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल एबीसी। उसके लिए हमें एबीसी को जो है ना ड्रॉ करना पड़ेगा। तो देखें, अब हमने ना ये ड्रॉ कर लिया है ट्राइंगल को, और अब हम चाह रहे हैं कि इस ट्राइंगल का ना एरिया निकालें। तो एरिया निकालने के लिए हमें दो काम करने होंगे, एक तो बेस चाहिए होगी और एक इसकी हाइट चाहिए होगी। तो बेस के तौर पर अगर हम बी सी वाली साइड को लें, तो आपके ख्याल में बी सी की लेंथ कितनी बनेगी? टेन यूनिट्स बनेगी। सी से बी पर जाएं, बिल्कुल वर्टिकल लाइन है, तो 10 यूनिट्स का डिस्टेंस होगा। बिल्कुल सर। अच्छा, अब इसमें जो वर्टिकल हाइट बनेगी ना, या वर्टिकल हाइट कह रहा हूँ, जो हाइट वाली लेंथ बनेगी वो ये वाली बनेगी, ए से नीचे वाली साइड तक का डिस्टेंस। तो हाइट इसकी कितनी बन रही है? 8 यूनिट्स बन रही है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल पर। तो जब हम एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करेंगे तो हम लिखेंगे कि एरिया इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस हमारे पास है 10 यूनिट्स और हाइट हमारे पास थी 8, तो आपके पास इसका एरिया कितना आ जाएगा? 40 स्क्वायर यूनिट्स। सही है, क्लियर है?
इसमें कोई मजीद क्वेश्चन? ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। इसमें कोई प्रॉब्लम? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 20। जी सर, ठीक है, इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है। क्वेश्चन 19 सबने कर लिया, इसमें कोई मसला तो नहीं किसी को? नहीं बता रहे तो नहीं बताएं। क्वेश्चन 20 देखते हैं। In the diagram, the points A, B, C and D lie on the circle. ACB 69 है, DCA 34 है। Find ABD। ABD का मतलब है हमें ये फाइंड करना है। ठीक है, बल्कि एक काम करते हैं ना, मैं जो फाइंड कर रहे हैं उसको किसी और कलर से पहले मार्क कर देता हूँ। तो आपको फाइंड करना है ABD, ये एंगल फाइंड करना है। और क्या फाइंड करना है? AOD, ये एंगल भी फाइंड करना है। और DAB, ये पूरा एंगल भी आपको फाइंड करना है। बस यही है। ठीक है, अब हम आते हैं सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और बिल्कुल इस तरह करेंगे कि जो जो हम फाइंड कर सकते हैं बस वो हम फाइंड करने की कोशिश करेंगे। देखें, ABD जो होगा वो भी 34 होगा, क्योंकि ACD 34 है। ठीक है, एंगल ABD will be equal to एंगल ACD, और दोनों 34 के हैं। और रीजन क्या है? इसको हम कहते हैं एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। ठीक है, ये प्रॉपर्टी किसी को किस याद आ रही तरीके है? से? चलिए मैं बताता हूँ। देखें, ये एक सर्कल है। बिल्कुल सर। सर्कल के दो पॉइंट्स आपने लिए, एक पॉइंट है A, एक पॉइंट है D। इन दोनों पॉइंट से आपने जी। एक एंगल बनाया C पर, और वो एंगल बना ठीक है सर। 34 का। इन्हीं दो पॉइंट से आपने सर्कल के जी। किसी दूसरे पॉइंट पर भी एक एंगल बनाया। ये पॉइंट जो है ना, इसको हम B कहते हैं। तो अब सर्कल की प्रॉपर्टी ये है कि AD से सेम 2 पॉइंट से आप सर्कल पर जितने भी एंगल्स बनाएंगे इन द सेम सेगमेंट, वो हमेशा आपस में इक्वल होंगे। अगर मैं AD को मिलाकर ठीक है। यहाँ भी कोई एंगल बनाऊंगा ना, तो वो भी 34 का बनेगा। यहाँ कोई एंगल बनाऊंगा वो भी 34 का बनेगा। यहाँ कोई एंगल बनाऊंगा वो भी 34 का बनेगा। ठीक है, तो देखें, जी सर। AD दो पॉइंट से, इन दोनों को हमने सर्कल पे टच करवाया C पर, और एक एंगल बना 34 का। उन्हीं दो पॉइंट्स AD को हमने सर्कल पे टच किया B पर जाकर, तो वहां भी कितना एंगल बनेगा? 34। सही। अच्छा, दूसरी बात, ये जो O वाला एंगल है, ये एंगल कितना होगा? ये होगा 34 का डबल, यानी 68। ये सर्कल की कौन सी प्रॉपर्टी है? देखें, मैं यहाँ लिखूंगा कि एंगल AOD विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ACD भी लिख सकते हैं, ABD भी लिख सकते हैं, जो भी लिखना चाहें। और रीजन क्या है कि एंगल एट सेंटर इज ट्वाइस द एंगल एट circumference।
ठीक है, मतलब क्या है कि मिसाल के तौर पर आपने एक सर्कल लिया, सर्कल के 2 पॉइंट्स लिए, ये सर्कल का सेंटर है, आपने सर्कल के 2 पॉइंट से सरकमफेरेंस पर एक एंगल बनाया, मिसाल के तौर पर x। अब इन्हीं 2 पॉइंट से जब आप सेंटर पे एंगल बनाएंगे ना, तो ये वाला एंगल 2 टाइम्स x होगा, उसका डबल होगा। सही है? तो ये प्रॉपर्टीज ऑफ द सर्कल है, जो कि सर्कल का क्वेश्चन करते हुए अगर किसी से नहीं हो रहा तो पहला काम उसे ये करना चाहिए कि नोट्स खोल के प्रॉपर्टीज ऑफ द सर्कल को एक नज़र देख लेना चाहिए, उससे मसले हल हो जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अब इसके बाद DAB भी हमें फाइंड करना है। DAB जी, DAB कितना होगा? DAB जो होगा ये इक्वल होगा 180 डिग्री माइनस 34 प्लस 69 के, यानी 180 डिग्री माइनस 60 30 90 90 और 13 103, ये असल में 77 के इक्वल होगा। ठीक है, उसकी रीज़न क्या है देखें। मिसाल के तौर पर सर्कल है, उसके 2 पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट है D, एक पॉइंट है B। आपने इन 2 पॉइंट्स को मिलाकर एक पॉइंट यहाँ लिया और एक एंगल बना, 77 का एंगल बन गया। अब इन 2 पॉइंट्स की वजह से ना सर्कल में 2 सेगमेंट्स बन जाएंगे, एक वो सेगमेंट है जो DB लाइन के नीचे है और एक सेगमेंट ऑफ द सर्कल वो है जो कि DB लाइन के ऊपर है। अगर मैं ये करता हूँ कि मैं एक एंगल एक सेगमेंट में बनाता हूँ और दूसरा एंगल मैं दूसरे सेगमेंट में जाके बनाता हूँ, तो ये जो दूसरे सेगमेंट में एंगल बनेगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये मिलकर हमेशा 180 डिग्री का सम देंगे, यानी ये असल में सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। और सप्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिनका सम 180 आता है। तो अगर आपको कोई एक एंगल पता हो तो दूसरा फाइंड करने का तरीका ये कि आप 180 में से उसको सब्ट्रैक्ट कर दें, तो आपको सेकंड एंगल की वैल्यू पता चल जाएगी, क्योंकि इस केस में 103 है। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहे हैं द डायग्राम शोज पॉइंट्स O, C, वेक्टर P एंड वेक्टर Q। गिवन दैट OA is 2P, mark and label the point A on the diagram। देखें, O से लेकर इस पॉइंट तक ना ये एक वेक्टर है P। अगर हम इसको डबल करते हैं तो 2P हो जाएगा। ठीक है, अब हुआ क्या कि O से इस पॉइंट तक आने के लिए हमने 2 बॉक्सेस को डायगनली कवर किया। इससे आगे जाने के लिए भी हम यही करेंगे कि हम 2 बॉक्सेस को इसी डायरेक्शन में आगे डायगनली कवर करेंगे, तो ये वाला जो पॉइंट ये भी P हो जाएगा और ये वाला जो पॉइंट है ये A हो जाएगा। तो इस तरह OA विल बी इक्वल टू 2P। इसी तरह कह रहे हैं कि OB जो है वो है P माइनस 2Q। देखें, Q की डायरेक्शन है O से इस तरफ नीचे यहाँ तक, नेगेटिव P जो होगा ना वो इसका बिल्कुल ऑपोजिट होगा। तो ये P हो गया एक पॉजिटिव, नेगेटिव Q1, ये माइनस नेगेटिव Q हो गया एक दफ़ा, और एक और माइनस नेगेटिव Q, ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द Q में हम ट्रैवल कर। तो अब हम जहाँ पहुँचे हैं ये B होगा, ये है P, O से स्टार्ट करें, P माइनस 2Q। ठीक है, अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि एक्सप्रेस OC इन टर्म्स ऑफ P एंड Q। अब आप देखें कि O से C तक हम कैसे पहुंच सकते हैं। तो O से अगर हम Q की डायरेक्शन में ही आए, जैसे कि बनी हुई है, तो एक और Q की डायरेक्शन में आ जाए।
ये एक और Q हो गया। और अब अगर हम यहाँ से यूं इसको डायगनली कनेक्ट करें तो ये P की नेगेटिव डायरेक्शन है, तो इसका मतलब है कि O से C पर आते हुए हम Q प्लस Q माइनस P इस तरह आए तो ये असल में 2Q माइनस P हो जाएगा। यहाँ पे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। कह रहे हैं कि वाटर ड्रिप्स फ्रॉम अ टैप इनटू अ कंटेनर which stands on a horizontal surface. The container is a cuboid with base 5 by 4 centimeter. The volume of each drop of water is 0.08 centimeter cube. Calculate the change in water level caused by 400 drops. ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो आप ये बता दें कि वॉल्यूम ऑफ 400 ड्रॉप्स कितना बनेगा। सर 400 मल्टीप्लाई बाय 0.08। बिल्कुल सही है। आंसर आ रहा है 30 32। सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। अच्छा, अब जो वाटर जिस कंटेनर में जाएगा ना उसका अगर हम वॉल्यूम देखना चाहें तो 5 इंटू 4 और हाइट जो होगी उसको मैं x ले लेता हूँ, तो उसमें वाटर का वॉल्यूम तो सेम रहेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू आएगी 32 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 5, 8/5, ये बन जाएगा 1.6 सेंटीमीटर। तो इस तरह इतना जो वाटर हम इसमें इस कंटेनर में अगर जमा करेंगे 400 ड्रॉप्स, तो उसकी वजह से जो वाटर पहले से था ना उसके लेवल में कितना चेंज आएगा, वो 1.6 सेंटीमीटर्स और राइज कर जाएगा। तो चेंज इन वाटर लेवल कॉज्ड बाय 400 ड्रॉप्स इज 1.6 सेंटीमीटर्स। इतना वाटर लेवल और राइज कर जाएगा। 23 भी डिस्कस करना है। जी, 23 में भी करना है डिस्कस। अनफॉर्चुनेटली सर। ठीक है, कर लीजिए, शुक्रिया। ऐसा करते हैं, मैं अभी मीटिंग एंड करता हूँ, दोबारा स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, फिर इसको शुरू करता हूँ। ओके, तो ये कह रहे हैं कि इन द डायग्राम OB इज 12/6। 12/6 का मतलब ये है कि हमें B के ना कोऑर्डिनेट्स पता चल जाएंगे, 12/6 है, और O जाहिर है ओरिजिन होता है तो वो 0 0 पर होता है। हमें प्रूफ ये करना है कि ग्रेडियंट ऑफ OB, द लाइन OB इज 1/2। ठीक है, आप देखें जब हम इसके ग्रेडियंट की वर्किंग करेंगे तो ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या होता है, ग्रेडियंट होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। हम ग्रेडियंट फाइंड करना चाह रहे हैं OB का, तो B हमारा x2 y2 बनेगा और O हमारा ओरिजिन यानी x1 y1 बनेगा। तो हम लिखेंगे 6 माइनस 0 अपॉन 12 माइनस 0 विच इज इक्वल टू 6 अपॉन 12 विच इज इक्वल टू 1/2। तो इस तरह आपने प्रूफ कर दिया। शो दैट का मतलब होता है कि आपने किसी चीज़ को प्रूफ करना है, तो आपको वर्किंग शो करना इन क्वेश्चंस में लाजिम होता है। यानी असल में इन क्वेश्चंस में सिर्फ वर्किंग शो करने के ही मार्क्स होते हैं, बाकी फाइनली जो आंसर निकल कर आएगा ना वो पहले से ही आपको मेंशन कर चुके होते हैं। इसलिए प्रॉपर वर्किंग, और वर्किंग हमेशा फॉर्मूले से स्टार्ट होती है। फॉर्मूला लिखें, वैल्यू सही करेक्ट पुट करें, मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन करेक्ट करें, तो आपका जो भी मार्क्स हैं वो चाहे 1 मार्क का हो या ज़्यादा मार्क्स के हो वो पूरे आपको मिल जाते हैं। अच्छा, अब कह रहे हैं कि AP इज पैरेलल टू OB। ठीक है, अगर AP OB के पैरेलल है तो इसमें वेक्टर्स के लिहाज से भी ये इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है और ग्रेडियंट के लिहाज से भी ये इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। सही है, A से P तक आते हुए जो डिफरेंस है
यानी वाई एक्सिस का वो हमें बता दिया गया है, वो 2 है, और एक्स का जो डिफरेंस है वो हमें फाइंड करना है। एक अच्छा, तो ए से पी तक आते हुए y का डिफरेंस 2 है, x का डिफरेंस p है, ये p हमें फाइंड करना है कि कितना होगा। ओके, तो देखें, पहली बात ये है कि ए पी का जो ग्रेडियंट है ना वो भी 1/2 ही होगा, क्योंकि ए पी और ओ बी आपस में पैरेलल है। ये ग्रेडियंट हमें बता रहा है कि अगर आपके पास एक्स एक्सिस पर आप 2 यूनिट्स ट्रेवल करें तो वाई एक्सिस पे आप कितना राइज हो जाएंगे, 1 यूनिट। ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर हम वाई एक्सिस पर 2 यूनिट्स राइज करना चाह रहे हैं, उसके अगेंस्ट में एक्स एक्सिस पे हमें कितना ट्रेवल करना होगा? सर 4। 4 यूनिट्स करना होगा। ठीक है। अब देखें, ए से पी पर जाते हुए वाई एक्सिस के लिहाज से हमने 2 यूनिट्स राइज किया, तो एक्स एक्सिस में हम कितना राइज हो चुके होंगे? 4 यूनिट्स। इसका मतलब है कि पी का आंसर 4 होना चाहिए। ठीक है, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जैसे देखें, ए से हम स्टार्ट कर रहे हैं, पी पर आ रहे हैं, ग्रेडियंट इसका 1/2 है, उसका मतलब हमने समझ लिया है। अब ए से पी पर आते हुए ये जो वर्टिकल राइज है ना, ये 2 यूनिट्स है, तो जाहिर है जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर हो रहा होगा वो उस ग्रेडियंट के साथ कितना होना चाहिए? 4 होना चाहिए। तो जब हम ए पी का वेक्टर लिखेंगे तो हम 2 चीज़ें लिखेंगे, एक ये देखेंगे कि ए से पी तक आते हुए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है और वर्टिकल कितना है। वर्टिकल नीचे लिखा जाता है, वो 2 लिखा हुआ है, हॉरिजॉन्टल की जगह उन्होंने पी लिखा था, तो पी का मतलब 4 आ जाएगा। ओके। अच्छा, उसके बाद है राइट डाउन द वैल्यू ऑफ ए पी अपॉन ओ बी। ए पी का मतलब है कि आपको इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैग्नीट्यूड निकालने ए पी का, उसके लिए आपको एक्स का स्क्वायर और वाई का स्क्वायर करना होगा। इसी के नीचे आप मैग्नीट्यूड निकालने ओ बी का। ओ बी का मतलब है 12 और 16, सो 12 स्क्वायर प्लस, सॉरी 6 स्क्वायर, 16 नहीं 6 है। अच्छा, अब आपके पास यहाँ आ जाएगा 16 प्लस 4 20, 144 प्लस 16, तो ये 160 आ जाएगा विद इन स्क्वायर रूट। एक ही स्क्वायर रूट में रख लें तो 20/160, तो ये हो जाएगा 1/8, और 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, 8 के स्क्वायर रूट में आप 2 स्क्वायर रूट 2 लिख सकते हैं, तो ए पी अपॉन ओ बी की वैल्यू होगी 1/2 स्क्वायर रूट 2। सही। अच्छा, नेक्स्ट है ए क्यू इज परपेंडिकुलर टू ओ बी। अब देखें, जब 2 लाइनें एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके ग्रेडियंट्स आपस में किस तरह रिलेट होते हैं, क्योंकि ओ बी का हमें ग्रेडियंट पता है और हमने फाइंड क्या करना है, ग्रेडियंट ऑफ ए क्यू, तो हम ओ बी के ग्रेडियंट को ए क्यू से रिलेट इस तरह करेंगे कि दोनों का प्रोडक्ट -1 आना चाहिए। अब ग्रेडियंट ऑफ ए क्यू विल बी इक्वल टू, यानी मल्टीप्लाइड बाय ग्रेडियंट ऑफ ओ बी जो कि 1/2 है -1, तो ग्रेडियंट ऑफ ए क्यू इज इक्वल टू -2। इस तरह ये आंसर -2 आ जाएगा। अब फिर एक और काम है कि गिवन दैट ए क्यू इज 3 और क्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू। अब देखें, जो लाइन ए क्यू है ना, इसका ग्रेडियंट -2 है, -2 को मैं -2/1 लिख देता हूँ। इसकी फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या होगी?
इसकी फिजिकल इंटरप्रिटेशन ये होगी कि एक्स एक्सिस पर या हॉरिजॉन्टली अगर आप 1 यूनिट्स चलेंगे तो वाई एक्सिस पर या वर्टिकली आप कितना डाउनवर्ड आएंगे? -2। -2। ठीक है, गिवन सिचुएशन ये है कि आपको एक्स एक्सिस पर 3 यूनिट्स चलना है, तो आप वर्टिकली कितना डाउनवर्ड आएंगे? सर -6। -6 आएंगे। सही, सिंपली आप ऊपर और नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दें। तो इसका मतलब ये है कि ए क्यू में अगर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 3 है तो वर्टिकल डिस्टेंस -6 होगा, तो क्यू की वैल्यू भी -6 होगी। ओके, चलिए 25 में कह रहे हैं कि द डायग्राम इज अ स्पीड टाइम ग्राफ रिप्रेजेंटिंग पार्ट ऑफ अ ट्रेन जर्नी। ट्रेन इनिशियली 40 की स्पीड पर है, 10 सेकंड के बाद 8 की स्पीड पर आ जाती है और स्ट्रेट लाइन है तो यूनिफॉर्मली डीसेलरेट हो रही है। 10 सेकंड के बाद एक्सेलरेट करती है और 60 सेकंड पे एक पर्टिकुलर स्पीड पे पहुंच जाती है जो 8 से ज़्यादा है, और स्ट्रेट लाइन है तो एक्सेलरेशन भी यूनिफॉर्म है। अच्छा, ये हमें पता होना चाहिए कि ये जो स्पीड टाइम ग्राफ है इसमें हमें 2 चीज़ें मिलती हैं। जब हम ग्रेडियंट निकालते हैं तो ज़ाहिर है वाई एक्सिस की क्वांटिटी को डिवाइड करते हैं एक्स एक्सिस की क्वांटिटी से, हर ग्राफ में ऐसे ही करते हैं। तो यहाँ वाई एक्सिस पे स्पीड है और नीचे टाइम है, तो आपको यहाँ पर ग्रेडियंट के तौर पर जो क्वांटिटी मिलती है वो एक्सेलरेशन या डीसेलरेशन होता है। डिपेंड करता है कि स्पीड इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। इसी तरह जब आप किसी ग्राफ से एरिया निकालते हैं तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की क्वांटिटीज़ को हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं। तो स्पीड जब भी टाइम से मल्टीप्लाई होगी तो आंसर में हमेशा क्या आएगा? डिस्टेंस आएगा। ठीक है, ये 2 बातें हमें पहले से इस ग्राफ के बारे में, स्पीड टाइम ग्राफ के बारे में पता होनी चाहिए। अच्छा, अब कह रहे हैं द ट्रेन स्लोज डाउन यूनिफॉर्मली फ्रॉम अ स्पीड ऑफ 40 टू अ स्पीड ऑफ 8 इन अ टाइम ऑफ 10 सेकंड, इट देन एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली ड्यूरिंग द नेक्स्ट 50 सेकंड। फाइंड द डिसेलरेशन बिटवीन t0 टू t10। अब देखें 2 पॉइंट्स हमें चाहिए, उससे हम डिसेलरेशन निकाल लेंगे। ये जो पॉइंट है ये है 0-40 का, और ये वाला जो पॉइंट है ये है 10,8 का। डिसेलरेशन निकालने के लिए हम सिंपल ये करते हैं कि वाई एक्सिस के चेंज को एक्स एक्सिस के चेंज से डिवाइड कर देते हैं। वाई एक्सिस के लिहाज से देखें, स्पीड 40 थी, 8 हो गई, तो कितना चेंज आया इसमें? 32 का। एक्स एक्सिस के लिहाज से देखें तो 10 सेकंड्स का टाइम लगा 0 से 10 तक, तो इसको डिवाइड कर दें। तो इसका मतलब है कि इसमें जो डीसेलरेशन था वो 3.2 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर का था। ठीक है, सिंपल y क्वांटिटी के चेंज को डिवाइड कर दें x क्वांटिटी से। अच्छा, अब दूसरा ये पूछ रहे हैं कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड फ्रॉम 0 टू 10। अब ये बताना है आपको कि इस ड्यूरेशन में डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ, उसके लिए हमें इसका एरिया निकालना पड़ेगा। ये क्या बन रहा है अगर मैं इसको यहाँ से मिला दूं, ये फिगर क्या बन रही है? ट्राइंगल, उसके नीचे स्क्वायर बन रहा है। हाँ, तो अगर हम इस पूरे को देखेंगे ना तो एक ट्रेपीजियम बन रहा है जिसमें 2 पैरेलल साइड्स हैं और 2 नॉन पैरेलल साइड्स हैं और क्वाड्रिलेटरल है। ट्रेपीजियम का अगर हम एरिया निकालेंगे तो फॉर्मूला होता है 1/2 टाइम्स सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाय द हाइट। ठीक है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड्स कौन सी हैं? एक 0 से 40 तक और एक ये वाली साइड 0 से 8 तक। तो अगर मैं इनका सम करूंगा तो 40 + 8 हो जाएगा। हाइट कौन सी होगी? जो इनके दरमियान डिस्टेंस है, वर्टिकल डिस्टेंस, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, तो वो 10 का है। तो इसका मतलब है कि 48 मल्टीप्लाइड बाय 5, तो 240 मीटर्स का डिस्टेंस कवर हुआ 0 से लेकर 10 सेकंड्स में। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप ट्राइंगल का एरिया अलग निकालें और इसका अलग निकाल लें, जो रेक्टेंगल है,
और फिर उनको ऐड कर दें, वो भी बिल्कुल सही है और सेम आंसर देगा। जो आपको आसान लगे, जल्दी याद आए, वैसे इसकी वर्किंग करें। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि बिटवीन 10 to 60 seconds the acceleration is 0.4, calculate the speed when t is equal to 60। अच्छा जी, अब इस लाइन का हमें गिवन है एक्सेलरेशन। इस पॉइंट पर हम कोऑर्डिनेट्स देखें तो 60 और स्पीड को हम v कह देते हैं। तो इन दो पॉइंट से अब हम एक्सेलरेशन निकालने की कोशिश करते हैं। एक है 10.8 और दूसरा है 60, v, और इसका जो ग्रेडियंट है वो 0.4 आएगा। तो ग्रेडियंट के लिहाज से देखें तो आपके पास 60, सॉरी पहले y एक्सिस, y क्वांटिटी को लिखना है, तो v -8 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, तो यहाँ आंसर आएगा 0.4, 50 और v -8, तो इसका मतलब है v -8 इज 0.4 मल्टीप्लाइड बाय 50। तो इसको कट कर दें, 10 आ गया, 10 5 20 आ गया, 20 में 8 प्लस हो जाएगा, तो 20 + 8 इज 28 मीटर पर सेकंड। ये आपका आंसर है, जो कि स्पीड है 60 सेकंड्स पर।